नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, जो कि रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है। तो इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस की इकाई में परिवर्तित करें। तो गाइस यहाँ पर 300 केल्विन और 573 केल्विन दिया हुआ है, जिसे हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो इस फार्मूले पर हमको इस 300 केल्विन और 573 केल्विन को रखना होगा और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 300 केल्विन का निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 केल्विन, यानी कि जो तापमान C है वो 300 केल्विन है, और इक्वल टू लगाकर यहाँ केल्विन को लिख देना है आराम से, यहाँ 300 और माइनस 273 है यहाँ पर, तो 273 माइनस कर देना है। तो अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। एंड बी का देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 573 केल्विन, एंड 573 केल्विन में से 273 माइनस करना है, तो जिससे हमारा आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। तो अभी हमने केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित किया, लेकिन इस प्रश्न में हम सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस को केल्विन में बदलने के सूत्र के बारे में। तो जिसका सूत्र होता है ठीक उसके उल्टा होता है। यहाँ पर पहले डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 था, और यहाँ पर है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधे इसे फार्मूले पर रख देना है, एंड यहाँ पर 25 प्लस 273 करना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 298 केल्विन, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 273 है ये सूत्र है, ये सूत्र में ही शामिल है, तो इससे आप कोई घबराना नहीं है, क्योंकि ये 273 केल्विन दिया होता है हमेशा, 273 इसका मान होता है। एंड यहाँ पर हमने 25 डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ दिया, तो हमारा 298 केल्विन आ गया, जो कि हमारा सही आंसर है। एंड अगला है 373 केल्विन। तो यहाँ पर 373 केल्विन में 273 जोड़ देना है, जिससे हमारा 646 केल्विन आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है। एंड यहाँ पर हमारा दोनों उत्तर आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखे। यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ है, ये जो दोनों ए और बी प्रश्न दिया हुआ है, इसका कारण लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला तथ्य हमारा, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। एंड दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इसका कारण लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले वाले की बात करते हैं कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ बिना कोई ठोस अवशेष छोड़े गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके कारण की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का गुण रखती है, या ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए कोई ठोस पदार्थ पीछे नहीं बचता है। तो जो नेफ्थलीन होती है वो किसी जगह पर रख देने पर वो भाप बन के उड़ जाती है गर्मी की वजह से, तो वो अपने पीछे कोई ठोस पदार्थ नहीं छोड़ती है। तो इसका साधारण सा तथ्य यही है। एंड दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है। तो इसका कारण होता है, इत्र के वाष्प हवा में विसरण के कारण फैल जाते हैं। गैस के कण लगातार गति करते हैं, इसलिए इत्र की गंध दूर तक पहुंच जाती है। जो इत्र के अणु होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, और बहुत ही इनका विसरण बहुत ही कम होता है, और ये बहुत दूर तक अपनी सुगंध को फैलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो पहला है जल और चीनी एंड ऑक्सीजन। तो गाइस, जल और चीनी और ऑक्सीजन, यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड उसके बाद जल, और उसके बाद चीनी। तो यहाँ पर साधारण सा तथ्य यही है कि जो ऑक्सीजन होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो अधिक दूर दूर पर होते हैं, जिससे वो गैस के रूप में होता है। और फिर जो जल होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो थोड़ा सा पास पास रहते हैं, जिससे वो नॉर्मल लिक्विड के फॉर्म रहता है। एंड जो चीनी होती है उसका जो अणु होता है वो बहुत ही पास पास रहता है, एकदम पास, जिससे वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका कारण हम देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन गैस है, इसलिए इसके जो कण होते हैं, कणों के बीच जो आकर्षण होता है वह सबसे कम होता है, और इसलिए ये दूर दूर फैले होते हैं और ये गैस अवस्था में रहते हैं। एंड जो जल है वो द्रव है, इसलिए इसका आकर्षण गैस से अधिक होता है। एंड जो चीनी है वो ठोस है, इसलिए इसके कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक होता है, यानी वो अधिक पास पास रहते हैं, इनका आकर्षण बहुत अधिक होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रश्न का कि जो जल है उसका 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी वो किस रूप में होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो द्रव के रूप में हो जाएगा, यानी लिक्विड के रूप में हो जाएगा।
25 डिग्री सेल्सियस सामान्य कमरे का तापमान होता है। इस तापमान पर जल द्रव अवस्था में रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जल द्रव हो जाएगा। इसमें जल के कण एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, इसलिए पानी बह सकता है। यानी कि जो इसके कण होते हैं, इनके अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गति कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पास एकदम नज़दीक नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा पास पास रहते हैं, जिससे वो गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, इसलिए पानी बहता है। जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। हाँ, जैसे कटोरे में पानी ने आपने रखा, ये कटोरा है, इसमें आपने पानी भर दिया, तो ये कटोरे का आकार धारण कर लेगा जो पानी है। अब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस और द्रव दोनों में, यानी बर्फ तथा पानी में, यानी कि जो द्रव है उसको अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाएगा तो वो ठोस और द्रव दोनों में हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है जो, वो इस तापमान पर बर्फ पिघलकर पानी बनना शुरू करती है, इसलिए 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों एक साथ मिल सकते हैं। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप किसी चीज़ को रखोगे, यानी बर्फ़ को रखोगे, तो वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगी, या बर्फ़ अगर रखोगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आप बर्फ़ और पानी दोनों को देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो द्रव और गैस दोनों, यानी पानी तथा जलवाष्प भाप, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी पानी को अगर आप उबालेंगे तो उसमें भाप भी देखेंगे और पानी भी देखेंगे। इस तापमान पर पानी उबलकर भाप में बदलने लगता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पानी और भाप दोनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है पुष्टि का कारण दें। यानी कि अगर जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो इसका हमें कारण बताना है। तो कमरे का ताप पर कमरे का तापमान जो होता है वो आपको पहले से ही अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एंड कमरे के ताप पर 25 डिग्री जल के कणों के बीच आकर्षण बल इतना होता है कि वे एक दूसरे के पास रहते हैं। यानी कि जो जल का कण होता है वो एक दूसरे से पास रहते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, इसलिए जल बहता है और जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसी कारण जल के कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया था पहले वाले में कि जो जल है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्यों रहता है, तो यही इसका कारण है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो इसका कारण जानेंगे हम। लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो अत्यधिक पास होते हैं, इसलिए उसके कणों पर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं और केवल कंपन करते हैं। इसी कारण लोहे की अलमारी एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन की होती है तथा वह ना बहती है और ना ही आसानी से संपीड़ित होती है, इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में ही रहती है। यानी कि कमरे का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस है और हमें पता है कि जो लोहा होता है उसका अणु होते हैं वो अत्यंत पास रहते हैं और इसलिए वो कमरे में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लोहे की अलमारी आप कमरे में रख देते हैं तो ना उसमें जल्दी संक्षारण होगा, ना वो किसी अवस्था में जल्दी चेंज नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल की इसी अगला प्रश्न है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 273 केल्विन, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों का तापमान समान होता है, फिर भी बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए अपनी आसपास की गलन गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है। अर्थात बर्फ पहले पिघलने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा लेती है और उसके बाद ही पानी बनाती है। इस कारण वह आसपास से अधिक ऊष्मा खींचती है, जिससे शीतलता का प्रभाव अधिक महसूस होता है। वहीं 273 केल्विन पर जल को पिघलने के लिए किसी अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। यानी अगर उबलता हुआ जल है और या भाप है तो उसमें अगर हम अपना हाथ डालेंगे तो किसमें सबसे अधिक जलेंगे। तो इसके उत्तर की बात करते हैं। तो जो भाप से जलने की तीव्रता उबलते हुए पानी से अधिक होती है, यानी कि हम भाप से अधिक जल सकते हैं जबकि उबलते हुए पानी से थोड़ा कम। अब ऐसा इसका कारण क्या है, तो इसके कारण की बात करेंगे। तो भाप जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो वह पानी बनते समय अतिरिक्त गर्मी छोड़ती है, इसलिए भाप से शरीर को ज़्यादा गर्मी मिलती है और ज़्यादा जलन होती है। यानी कि अगर जो भाप है, यानी कि कभी आपने देखा होगा कि आपने पतीले में कुछ चाय वाय या फिर चावल वावल कुछ रखा होगा और उस पर अचानक से प्लेट अगर हटाया होगा तो जो भाप से जल जाता है हाथ, या जो जलन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि उबलते पानी में अगर आप चाहें तो हाथ ऐसे आराम से उंगली अपनी ऐसे लगाकर और फिर निकाल भी सकते हैं, तो उससे उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। निकल जो भाप होता है उससे ज़्यादा होता है। तो इसका कारण यही होता है कि वो पानी बनते समय अतिरिक्त गर्मी छोड़ती है, जिससे हमें जलन ज़्यादा होती है।
तो मैंने इन सबकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जो कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग उस लिंक से आराम से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सारे प्रश्नों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं ऐसे अगले चैप्टर का भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।